बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 की विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक, तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरणों का महत्व क्या है, रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित करना है, संतुलित कैसे किया जाता है, रासायनिक समीकरणों को लिखा कैसे जाता है, और साथ में अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनके उदाहरण, और साथ में संक्षारण और विकृत गंधिता। ये हमारे इस अध्याय का सिलेबस है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण होते क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है रासायनिक अभिक्रियाएं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं को जानने से पहले कुछ उसकी भूमिका जान ले जरा। हम लोगों ने कुछ प्रयोग किए हैं, या सब लोग हम लोग कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में कुछ बातें होते देखते हैं, बस उन्हें हम जानते नहीं हैं या उन पे हमने कभी गौर नहीं किया है। जैसे यहाँ पर हमने कुछ प्रयोग लिख रखे हैं, यानी कुछ घटनाएं ऐसी जो हमारे दैनिक जीवन में घटती हैं वो हैं। जैसे क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। कभी ध्यान दिया है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो फिर दूध को कमरे के ताप पे, यानी उसको बंद करके नहीं रखते, खुला रख देते हैं, खुले आसमान में रख दिया जाता है बाहर। क्यों? क्योंकि गर्मी के मौसम में जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो होता क्या है कि दूध फटने के चांसेस, यानी दूध फट के दही जो किण्वन की प्रक्रिया है वो हो जाती है। तो ये जो प्रक्रिया हुई ना, यही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। यानी दूध का दही बनना, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। या रासायनिक अभिक्रिया में ही एक होता है रासायनिक परिवर्तन का, ये उदाहरण कह सकते हैं। आगे लोहे का तवा। लोहे का तवा जानते हैं सब लोग, लोहे का तवा जिस पे रोटी वगैरह बनाई जाती हैं। तवा, तसला, कील, जैसे जो लोहे की चीज़ें, या ये कह सकते हैं कोई भी धातु हो, अगर हम उसे नमी में रखते हैं, नमी का मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित हो, ठीक, और नम वायु उपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, ऐसी स्थिति में होता यह है कि वह वायु के संपर्क में या वायु की नमी के संपर्क में जैसे ही आती है तो वह संक्षारित होने लगती है, या ये कह सकते हैं कि उसमें लगने लगती है। और ये जो जंग लगने लगती है, यही क्या है, यही एक प्रकार से जो जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। ऊष्मा दी जाती है, और ऊष्मा यानी हम उसको गर्म करते हैं, और जब गर्म करते हैं तो चावल पक जाते हैं। तो जो चावल का पकना है ये भी क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इसके बाद आगे हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब हम खाना खाते हैं तो ये भोजन हमारे पेट यानी आमाशय में जाता है, और हमारे आमाशय में उपस्थित होता है HCl अम्ल। HCl अम्ल हमारे शरीर में, ये ध्यान रखना कि जैसे क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर के यानी पेट में, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारे शरीर में HCl अम्ल पाया जाता है। और कभी कभी देखा होगा जब हमारे शरीर में अम्ल की अधिकता हो जाती है तो होता क्या है कि खट्टी डकारें आती हैं। तो वो जो डकार आती है तो वो HCl अम्ल की ही होती है, जली जली जैसी कहते हैं डकारें आ रहे, तो वो। और ये अम्ल करता क्या है, हमारे द्वारा जो खाया गया भोजन है यह उसको पचाने का काम करता है, यानी उसको कह सकते हैं कि पचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, तो आइए रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ से हमने क्या, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनसे हमने क्या देखा कि रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है कि वह पदार्थ हमने रखा कुछ और था, लेकिन उससे बन कुछ और जाता है। मतलब जब अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप वह अपने अवस्था में परिवर्तन कर देता है। ठीक, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, इसके बाद उसके तापमान में परिवर्तन हो जाता है। तो ये
कुछ जो और साथ में उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो रासायनिक गुणों और ताप अवस्था में जो परिवर्तन होता है, यही रासायनिक ये अभिक्रिया का रूप ही होता है। आइए अब इसी से हम लोग अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया है क्या? जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके नए उत्पाद बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अभी जैसे हमने बताया था कि हम लोग जैसे धातुओं को जब नमी वाले स्थान पर रख देते हैं तो होता क्या है, वह धातु जब नमी के संपर्क में आती है तो उस पर एक जंग लगने लगती है, भूरे, जैसे लोहा है तो लोहे पे भूरे रंग की जंग लगने लगती है। और ये जो जंग लगने लगती है तो इसके अगर गुण देखे जाए तो ये मूल जो लोहा होता है उससे कुछ अलग होते हैं। ठीक, और ये एक प्रकार से यानी वायु, नमी जो थी, नमी और लोहे यानी Fe आयरन दोनों ने अभिक्रिया की, अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बना दिया। और जो उत्पाद बना उसमें क्या था, रासायनिक, उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो गया। तो यही जो रासायनिक गुणों में जो परिवर्तन हुआ तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वायु तथा नमी की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगना। ठीक, जैसे हमने दो अभिकारक लिए, एक ले लिया हमने हाइड्रोजन, दूसरा हमने ले लिया जल। ठीक, दोनों की जब परस्पर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है, 2H2O। ठीक, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, जल। तो अब जरा ध्यान देना, हमने दो अलग अलग अभिकारक लिए थे। ठीक, दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना, एक नया पदार्थ बना। और जो नया पदार्थ बना इसके अगर हम रासायनिक गुण देखें तो इन मूल जो अभिकारक थे यानी जो मूल तत्व थे उनके गुणों से कुछ अलग होंगे, कुछ इनके ये कह सकते हैं कुछ, यानी जो गुण आएंगे इन दोनों से ही यानी मिलेंगे, लेकिन कुछ नए गुण लेके आएगा, यानी रासायनिक, इनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। और यही जो रासायनिक गुणों में जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, अब एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिक्रिया के होने में जो पदार्थ भाग लेते हैं, या ये कह सकते हैं जिन पदार्थों में परिवर्तन होता है वो पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। यानी कोई भी अभिक्रिया होने से पहले तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अभिकारक। ठीक, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग अभिकारक। और साथ में अभिक्रिया के संपन्न होने के बाद या अभिक्रिया के पूर्ण होने के बाद जो पदार्थ बनता है हम उसे कहते हैं उत्पाद। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया के संपन्न होने में, किसी भी अभिक्रिया के संपन्न होने में दो चीज़ें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, एक तो अभिकारक, दूसरा उत्पाद। जब तक कोई अभिकारक आपस में क्रिया करेगा नहीं तब तक कोई उत्पाद बनेगा नहीं। तो अब अभिकारक और उत्पाद, ये जब अभिकारक कोई क्रिया करते हैं तो उनसे एक नया उत्पाद बनता है, और ये जो उत्पाद बनता है वो मूल अभिकारकों के रासायनिक गुणों से इसका जो रासायनिक गुण होता है वो भिन्न होता है। ठीक, और रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या होती हैं, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हमें ये पता करना है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं, तो उसके लिए हम निम्न बातों का ध्यान रखेंगे। क्या है, जैसे अवस्था में देखेंगे क्या कि जो पदार्थ रखा है हमने अभिक्रिया के लिए, क्या उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है। यदि अवस्था में परिवर्तन हुआ है तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया हुई है। ठीक, दूसरा, जब अवस्था में परिवर्तन या फिर उसके रंग में परिवर्तन हुआ है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, या उससे कोई गैस उत्सर्जित हो रही है, या उसके तापमान में परिवर्तन हुआ है। तापमान में परिवर्तन का मतलब यानी ये कह सकते हैं जब जैसे अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिक्रिया कई प्रकार की होती है,
और कई प्रकार के होने के कारण कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जो ऊष्मा उनको जब दी जाती है या ऊष्मा को वो अवशोषित करती हैं, लेती हैं, तब वो संपन्न होती हैं। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है कि जैसे जब हम उनकी अभिक्रिया कराते हैं तो उनसे ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती हैं। तो वही जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी होने का मतलब क्या है कि उनके तापमान में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया हम कब मानेंगे कि अभिक्रिया हुई है, जब उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ हो, रंग में परिवर्तन हुआ हो, कोई उससे गैस उत्सर्जित हो रही हो, या उसके तापमान में परिवर्तन हुआ हो, तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया संपन्न हुई है। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण क्या होती है? जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो उस अभिक्रिया को हमें, अब हम पूरा विस्तार से ना लिख के, हम चाहते हैं कि उसे कुछ शब्दों में लिख दें। ठीक, तो जब हम अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले अभिकारक और उत्पादों को एक अणुसूत्र या प्रतीक के रूप में जब संक्षेप में लिख देते हैं तो यह जो लिखा हुआ समीकरण प्राप्त होता है वही कहलाता है रासायनिक समीकरण। ठीक, जैसे हमने यहाँ पर जैसे हमने पिछली अभी एक समीकरण पर थी, H2 प्लस 2H2 प्लस O2। ठीक, क्या बना? 2H2O। ठीक, तो यहाँ पर हाइड्रोजन यानी दो अभिकारक थे, एक हाइड्रोजन अभिकारक था, दूसरा ऑक्सीजन अभिकारक था, यानी दो अभिकारक थे। दोनों अभिकारकों को हमने क्या किया? संक्षेप में लिख दिया उनके प्रतीकों के रूप में, H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, यानी ये हमारे हो गए अभिकारक और ये हमारे हो गए उत्पाद। ठीक, तो जब हम अभिकारक और उत्पादों को उनके प्रतीकों या अणुसूत्रों के द्वारा जो रासायनिक क्रियाएं हुई हैं उन्हें जब हम संक्षेप में लिखते हैं या उन्हें संक्षेप में व्यक्त किया जाता है तो यह जो समीकरण होते हैं वो रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्या होता है? जब कोई समीकरण जिसके दोनों पक्षों के परमाणुओं की संख्या जब बराबर, या ये कह सकते हैं जब दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है तो उनके परमाणुओं की संख्या यानी दोनों पक्षों के परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही रासायनिक समीकरण संतुलित करना कहलाता है, या उसी प्रक्रिया को हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सबसे जो कारगर विधि है वो है अनुमान विधि। अनुमान विधि में करते क्या है, जैसे यहाँ पे एक समीकरण हम ले रहे हैं MnO2 प्लस HCl प्लस नहीं इक्वल टू बना MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। तो जब समीकरण लिख जाए तो समीकरण लिखने के बाद एक हम टेबल बना लेते हैं इस तरह से, और जिसमें एक तरफ लिख लेते हैं तत्व और दूसरी तरफ परमाणु की संख्या, और एक तरफ है लेफ्ट साइड में और दूसरी तरफ राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में जैसे यहाँ पर तत्व है हमारा पहला Mn, इसकी परमाणु संख्या बाएं तरफ 1 है, दाएं तरफ भी 1 है। दूसरा है ऑक्सीजन, इसकी ऑक्सीजन की बाएं तरफ 2, दाएं तरफ 1। इसके बाद हाइड्रोजन, बाएं पक्ष में 1, दाएं पक्ष में 2, और इसके बाद Cl क्लोरीन, बाएं पक्ष में 1,
और दाएं पक्ष में 4। जब हमें ये पता चल जाए, जब टेबल हम बना लें, तो टेबल बनाने के बाद हम करेंगे क्या, फिर हम अनुमान लगा के ये देखेंगे कि हमें कौन सा, जैसे क्या बराबर करें या किस अंक से, यानी हम कौन सा क्या बराबर करना चाहते हैं। पहले हम उसमें से अभिकारक या उत्पाद कोई भी पक्ष चुन सकते हैं, और वैसे कोशिश ये करना सबसे पहले सबसे बड़ा वाला चुनो। ठीक, जैसे यहाँ पर लिखा है MnCl2। ठीक, तो MnCl2 अगर देखेंगे तो बाएं पक्ष में कितना है, यहाँ पर 4 Cl2 है। ठीक, Cl2 4 है, Mn तो बराबर है, लेकिन इस पक्ष में Cl2 4 है। तो अगर हम बाएं पक्ष में, यहाँ पर लाइन लिख सकते हैं कि बाएं पक्ष में 4 से गुणा करने पर, यानी HCl में 4 से गुणा, तो जब बाएं पक्ष में 4 HCl हम कर देंगे, तो बाएं पक्ष में 4 HCl करेंगे तो क्या आएगा, देखो ज़रा, ये क्या आएगा, MnCl2 प्लस 4 HCl और इक्वल टू ये हो जाएगा MnCl2 प्लस Cl2 और प्लस H2O, नहीं सिर्फ H2O है। ठीक, तो अब हम 4 से गुणा कराएंगे, तो हम क्या देखते हैं, बाएं पक्ष में Cl कितने हैं, यहाँ पर ये 2, और यानी ये इधर हो गए 4 और ये 2 6, और इधर कितने हैं 2 2 4। यदि हम 2 से इसमें भी गुणा करा दें 2 से, तो ये 4 हो गया, 4 2 6। Mn 1 था, 1 Mn है। अब इसके बाद हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यदि इसमें हम 2 से, हमारे पास 2 था, ये 2 से इसमें गुणा करा दें तो हमारे बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमें अनुमान विधि के द्वारा बराबर करना है। हम जिस अंक से गुणा कराते जा रहे हैं उसको हम क्रम से लिखते। जैसे एक और समीकरण पे आते हैं, दूसरी समीकरण है, एक समीकरण CaCO3 प्लस HCl इक्वल टू CaCl2 फिर प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक, ये समीकरण दी गई है, CaCO3 प्लस HCl इक्वल टू CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। अब हम इसमें सबसे पहले हम कोई भी एक ले लो, जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले तो देख लेंगे है कितना, जैसे Ca ये हमारा तत्व हो गया, और बाएं पक्ष में यानी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में देखो कितना है। तो बाएं पक्ष में कितना Ca है 1, दाएं पक्ष में 1, ठीक बराबर है। कार्बन बाएं पक्ष में कितना है 1, दाएं पक्ष में कितना है 1, ये भी बराबर है। इसके बाद ऑक्सीजन दाएं पक्ष में कितना है 3, और यानी बाएं पक्ष में 3 और दाएं पक्ष में देखो 2 1 3, ये भी बराबर है। इसके बाद Cl बाएं पक्ष में देखेंगे कितना है 1 और दाएं पक्ष में कितना है 2, तो ये बराबर नहीं। तो अब हम अनुमान बस लगा के गुणा करके देखेंगे किस तत्व में कितने अंक की आवश्यकता है या कितने परमाणुओं की कमी है। जैसे हमने क्या देखा, हमारा Ca दोनों पक्षों में बराबर है, कार्बन वो भी दोनों पक्षों में बराबर है, ऑक्सीजन वो भी दोनों पक्षों में बराबर है। इसके बाद क्लोरीन में सिर्फ भिन्नता है, तो क्लोरीन और एक तत्व छूट रहा है हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन में बाएं पक्ष में 1 है, दाएं पक्ष में 2, तो यदि हम सिर्फ बाएं पक्ष में 2 से गुणा कर दें तो हमारी समीकरण संतुलित हो जाएगी। तो बाएं पक्ष में 2 से गुणा करा दो बस, तो यहाँ लिख देंगे CaCO3 प्लस 2HCl इक्वल टू ये क्या आ जाएगा CaCl2 प्लस CO2 प्लस 2H2O। बस हो गया समीकरण। टू नहीं, सिंगल केवल H2O। जैसे यहाँ पर हम एक समीकरण लिख रहे हैं Fe प्लस H2O इक्वल टू ये है Fe3O4 प्लस H2। ठीक,
कोई भी समीकरण संतुलित करना है हमें, तो समीकरण संतुलित करने के लिए हमें क्या ध्यान देना है, हम समीकरण संतुलित करने से पहले हम एक टेबल बना लेंगे यहाँ। जैसे यहाँ टेबल हमने बनाई, क्या एक तरफ तत्व लिख लिया, एक तरफ परमाणुओं की संख्या, ठीक, कि किस पक्ष में कितने परमाणु हैं, तो परमाणु की संख्या, और इसमें भी हम 2 कॉलम कर देंगे, एक बाएं पक्ष में और दूसरा दाएं पक्ष, ठीक। एक टेबल बना लेंगे। जैसे बाएं पक्ष में प्रयोग हुआ है Fe, H और O। दाएं पक्ष में यानी बाएं पक्ष में जो प्रयोग हुए यानी ये अभिकारक के रूप में प्रयोग हुए हैं। अब इनकी संख्या अगर देखें तो संख्या जैसे बाएं पक्ष में Fe की 1 है, दाएं पक्ष में है 3। फिर इसके बाद हाइड्रोजन की बाएं पक्ष में है 2, दाएं पक्ष में 2, यानी हाइड्रोजन बराबर है। इसके बाद ऑक्सीजन की अगर बाएं पक्ष में देखें तो ये 1 है और दाएं पक्ष में है 4, ठीक। ऑक्सीजन हमें बराबर करना है और Fe बराबर करना है। तो अब इसके लिए सबसे पहले हम ध्यान, जैसे समीकरण फिर हम लिख लेंगे, क्या है Fe प्लस H2O और प्लस Fe3O4 प्लस H2, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है, जैसे हम पहले Fe को अगर बराबर करें तो Fe अगर बाएं पक्ष में 3 है तो हम क्या करेंगे, यानी दाएं पक्ष में 3 है Fe तो हम बाएं पक्ष में 3 से गुणा कर देंगे, हमारा Fe बराबर हो गया, ठीक। अब ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पर हैं कितने, 4 अणु। तो अगले चरण में हम, ये एक चरण तो हमारा ये हो गया, फिर अगले चरण में जाएंगे तो ऑक्सीजन दाएं पक्ष में है 4, बाएं पक्ष में है सिर्फ 1। तो हम क्या करेंगे, यदि बाएं पक्ष में 4 से गुणा करा दें तो हमारा ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन जो हाइड्रोजन बराबर था वो अब असंतुलित हो गया। तो क्या इधर बाएं पक्ष में हाइड्रोजन कितना हो गया, 8, और दाएं पक्ष में कितना है, 2। तो अगर हम इधर दाएं पक्ष में 4 से गुणा कर दें, ठीक, तो फिर ये हमारा भी बराबर हो जाएगा, हाइड्रोजन भी बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी समीकरण संतुलित हो जाएगी। क्या बनेगी समीकरण, 3Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4 और प्लस का 4H2, ये हमारी जो है संतुलित समीकरण। इस तरह से हम अनुमान विधि के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। क्या हमने बताया, सबसे पहले कोई भी समीकरण संतुलित करने से पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो समीकरण दी गई है, समीकरण से एक हम टेबल बना लेंगे जिसमें 3 कॉलम बनाने हैं मुख्य रूप से, तत्व और परमाणुओं की संख्या बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में, ठीक। फिर जो जो तत्व प्रयोग हुए हैं समीकरण में उन्हें एक क्रम से लिख लेंगे। इसके बाद फिर बाएं पक्ष में उनकी परमाणुओं की संख्या कितनी है, एक लिख लेंगे सभी तत्वों के, और दाएं पक्ष में कितनी है। फिर इसके बाद हम कोई सा एक तत्व चुनेंगे, खासकर बड़ा उत्पाद चुनना, अब उत्पाद का या अभिकारक का कोई चुन लेना जो बराबर ना हो। तो जैसे हमने यहाँ Fe3O4 चुना, ठीक। तो Fe3O4 में हम क्या देख रहे हैं कि Fe यहाँ पर 3 है, बाएं पक्ष में 1 है, तो हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष में 3 से गुणा कर देंगे। तो जैसे बाएं पक्ष में हमने 3 से गुणा किया तो क्या हुआ कि हमारा Fe बराबर हो गया, ठीक। अब Fe बराबर हो गया, बचा क्या था, ऑक्सीजन। तो हमने क्या देखा, ऑक्सीजन दाएं पक्ष में 4 है और बाएं पक्ष में 1 है। तो यदि हम बाएं पक्ष में H2O में 4 से गुणा कर दें तो हमारा ऑक्सीजन भी बराबर हो जाएगा, ठीक। अब ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन जो हाइड्रोजन जो पहले से संतुलित था वो असंतुलित हो गया। तो अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन जो दाएं पक्ष में, यानी बाएं पक्ष में हाइड्रोजन के हो गए 4 अणु, तो हम क्या करेंगे, और हमारे पास यानी 8 अणु, और हमारे पास
दाएं पक्ष में सिर्फ 2 अणु थे, तो हम क्या करेंगे, दाएं पक्ष में 2 अणु थे तो 4 से गुणा करा देंगे, तो ये हमारा दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं। ये हमारी जो विधि है, ये हमने इसको ये कह सकते हैं कि अनुमान लगा के इसमें गुणा कर करके बनाई है, मतलब कि किए जाते हैं, इसलिए इस विधि को अनुमान विधि कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद आगे आते हैं हम लोग। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती हैं, जिनमें संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और साथ में प्रतिस्थापन यानी विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं तक कई सारी अभिक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की। तो संयोजन अभिक्रिया से तात्पर्य है कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, या यहाँ हम पदार्थ कह सकते हैं, या अभिकारक संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं। मतलब बाएं पक्ष में जो अभिकारक हमने प्रयोग किए थे वो 2 थे, लेकिन अभिक्रिया जब हुई तो अभिक्रिया होने के फलस्वरूप बना क्या, सिर्फ एक पदार्थ बना। तो ये जो एक पदार्थ बना, यानी 2 या 2 से अधिक अभिकारकों को प्रयोग करके या उनकी क्रिया कराने के फलस्वरूप जब केवल एक पदार्थ बनता हो तो वह अभिक्रिया सिर्फ कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, या उसी को हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ लिया S और ये सल्फर था। ठीक, सल्फर की क्रिया जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं, सल्फर की क्रिया जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं और वो गैस रूप में थी, तो इससे हमारा बना क्या, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, यानी हमने सिर्फ एक तत्व प्रयोग किया था, तो हमने सिर्फ बाएं पक्ष में यानी 2 तत्व प्रयोग किए, या ये कह सकते हैं 2 अभिकारक लिए, एक सल्फर के रूप में, दूसरा ऑक्सीजन के रूप में। 2 अभिकारक बाएं पक्ष में थे और 2 अभिकारकों का प्रयोग करके बना, जब उनकी अभिक्रिया कराई गई तो बना क्या, सिर्फ एक पदार्थ बना। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर सिर्फ एक नया यानी संयोग करके सिर्फ एक नया पदार्थ बनाते हों तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर सल्फर प्लस ऑक्सीजन दोनों की क्रिया कराई तो ये बना सल्फर डाइऑक्साइड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2H2 प्लस O2 इक्वल टू ये बना 2H2O यानी जल। ठीक, तो ये अभिक्रिया इसमें भी देखें, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलके क्या बनाया, जल बना दिया। तो ये हमारी अभिक्रिया कहलाएगी संयोजन अभिक्रिया। अब इसके बाद अगली अभिक्रिया की बात करते हैं। अगली अभिक्रिया का नाम है वियोजन। वियोजन जैसा नाम से स्पष्ट है, जैसे संयोजन मीन्स क्या होता था, योग, वहाँ पर 2 या 2 से पदार्थ संयुक्त होकर एक बनाते थे। वियोजन और यह इसी को कहा गया है अपघटन अभिक्रिया। ठीक, इसमें क्या होता है, कोई एक अभिकारक यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम एक अभिकारक प्रयोग में लेते हैं और एक अभिकारक जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो वह अभिक्रिया कहलाती है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन मतलब वियोजित हो जाए, टूट जाए। ठीक, तो जब वियोजित हो जाए तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। जैसे PCl5 जब यह ऊष्मा के संपर्क में आता है, PCl5 जब ऊष्मा के संपर्क में आता है तो यह 2 पदार्थों में टूट जाता है, PCl3 और Cl2। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड, यह जब ऊष्मा के संपर्क में आता है तो क्या होता है, H2 प्लस I2, यह भी 2 पदार्थों में टूट जाता है। तो जब कोई एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो ऐसी अभिक्रिया अपघटन या वियोजन अभिक्रिया
कहलाती है। इसके बाद वियोजन के बाद आती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे प्रतिस्थापन, ठीक, विस्थापन अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। और इसमें होता क्या है, कोई जैसे विलयन था, उस विलयन की क्रिया जब किसी तत्व से कराई जाती है तो उस तत्व ने विलयन में जो तत्व विद्यमान था यह उसको हटा के स्वयं उसका स्थान ले लेता है। तो जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से हटाकर खुद उसका स्थान ले ले तो यह अभिक्रिया कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। और नाम से स्पष्ट है, प्रतिस्थापन, प्रति यानी कह सकते हैं कि किसी दूसरे का स्थान ले लेना, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर CuSO4, ठीक, CuSO4 ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। जब कॉपर सल्फेट की क्रिया Fe यानी आयरन से कराई जाती है तो होता ये बनता क्या है, आयरन से अभिक्रिया कराने पर FeSO4 यानी आयरन ने क्या किया, आयरन ने कॉपर का स्थान ले लिया और उसके स्थान पर यह स्वयं आके बैठ गया और बचा क्या, उसको प्रतिस्थापित कर देता है और Cu ये अलग हो जाएगा, ठीक। यानी कॉपर सल्फेट की जब अभिक्रिया आयरन से कराई जाती है तो फिर आयरन सल्फेट बनता है और यह कॉपर को, यानी आयरन ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया और उसके स्थान पर स्वयं बैठ गया। आई बस में, तो ये ऐसी अभिक्रिया को, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक। अब आगे चलते हैं। इसके बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया कि वे, इसमें क्या है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभी तक जो अभिक्रिया हम पढ़ रहे थे तो उनमें हो क्या रहा था, कहीं दो पदार्थ संयुक्त होकर एक पदार्थ बना रहे थे यानी संयोजन अभिक्रिया। जब एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थों में, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जा रहा था तो वो वियोजन अभिक्रिया हो रही थी। जहाँ पर कोई तत्व किसी का स्थान लेकर स्वयं उसके स्थान पर बैठ जा रहा था तो वो प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। और जब तत्वों यानी जब किसी अभिक्रिया में जो अभिकारक प्रयुक्त हुए हैं, जब उन अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो तो ऐसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन यानी दो जगहों से विस्थापन हो, ठीक, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। NO3 प्लस HCl यानी सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया जब HCl से कराई जाती है तो बनेगा क्या, AgCl प्लस HNO3। कहने का तो Ag ने किसका स्थान ले लिया, H का, और H ने Ag का स्थान ले लिया और दोनों आपस में इनमें आयनों का आदान प्रदान हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद अब बात करते हैं उपचयन। उपचयन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास, देखो ऑक्सीजन में या तो वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन में ह्रास हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 2Cu प्लस O2 इक्वल टू 2CuO। जब कॉपर की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है, जब कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड जब बनाता है तब तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन का जो यहाँ पर अभी एक अणु था वो यहाँ पर अब दो अणुओं में परिवर्तित हो गया। तो इसलिए ऑक्सीजन में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो जब ऑक्सीजन में वृद्धि हो या
हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो, कमी हो रही, तो वह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ उपचयन है। इसके बाद आगे बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया की। तो जब कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराई जाती है तो क्या होता है, तो ये Cu प्लस H2O बना। ठीक, जब कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराई गई तो बना क्या, Cu प्लस H2O। तो ये अब यहाँ पर क्या देखेंगे, जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में कमी, अब यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने अणु थे, 2, यहाँ पर कितना बचा, 1। ठीक, तो जब ऑक्सीजन में कमी हो जाए या फिर हाइड्रोजन में वृद्धि हो जाए तो वह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में कमी और हाइड्रोजन में वृद्धि, हाइड्रोजन में या हाइड्रोजन में कह सकते हैं यहाँ पर या हाइड्रोजन में वृद्धि हो, तो वह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, 2CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे कराई गई, हाइड्रोजन से कराई गई, और जब कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराई गई तो Cu और प्लस ये बनता है H2O। ठीक, अब H2O यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन के कितने अणु थे, 2 अणु थे ऑक्सीजन के, और 2 अणु से बचा कितना, सिर्फ 1 अणु बचा। तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन में कमी हुई। तो ऑक्सीजन के अणु में कमी हो या फिर हाइड्रोजन के अणुओं में वृद्धि हो तो वह अभिक्रिया कहलाती है अपचयन अभिक्रिया। अब इसके बाद बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यदि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो वह अभिक्रिया उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि जब किसी अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएं हो जाएं, यानी उपचयन भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, तो जब उपचयन और अपचयन दोनों की घटना हो तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाए या उपचयन या अपचयन अभिक्रिया कहा जाए, बात दोनों की एक ही है। जैसे ZnO प्लस C इक्वल टू Zn प्लस CO। अब यहाँ पर ध्यान दें, ZnO है तो Zn के साथ से क्या हुआ, Zn से ऑक्सीजन हटा, तो जब Zn से ऑक्सीजन हटा तो यहाँ पर ये क्या, यानी ऑक्सीजन में कमी आई, तो ऑक्सीजन में कमी क्या दर्शाता है, यह इसका हो गया अपचयन। ठीक, और कार्बन का क्या हो गया, उपचयन हो गया। यानी ये कह सकते हैं कि कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो जब कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, कार्बन का उपचयन हो गया। ठीक, अब इसके बाद के बारे में, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है या निर्मुक्त होती है, ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक, जैसे यहाँ कार्बन, जब कार्बन की ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और साथ में वह 94 किलो कैलोरी ऊष्मा को उत्सर्जित करता है। तो ये 94 किलो कैलोरी उसने ऊष्मा उत्सर्जित करी, इसलिए यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसके बाद आ जाती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने में ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी हम कह सकते हैं कि ऊष्मा और हमें देनी पड़ती है संपन्न होने में, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, यानी ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। तो जब कोई अभिक्रिया संपन्न होने में ऊष्मा को अवशोषित करे तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं ऊष्मा अवशोषित अभिक्रियाएं। जैसे
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, जब PCl5 को ऊष्मा दी जाती है, ठीक, तो यह PCl3 और Cl2 में टूट जाता है। कहने का मतलब यह है कि यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक। और साथ में ये ऊष्मीय वियोजन यानी वियोजन अभिक्रिया भी है। ये ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया है और साथ में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी है, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं। अब जो लास्ट हेडिंग बचती है वो है संक्षारण। संक्षारण क्या है? धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। संक्षारित होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई धातु वायु या नमी के संपर्क में आई, ठीक, वायु या नमी के संपर्क में आने पर उस पर एक पतली सी जंग लग जाती है और जब जंग लगती है तो धीरे धीरे वह वस्तु नष्ट होने लगती है और जब वस्तु नष्ट होने लगती है यानी वह संक्षारित होने लगती है, वस्तु का नष्ट होना ही कहलाता है संक्षारण, ठीक। जैसे लोहा, जब लोहा वायु या नमी के संपर्क में आता है तो क्या होता है? उस पर एक भूरे रंग की जंग लग जाती है, ठीक, और यह धीरे धीरे क्या करता है? उस धातु को या लोहे को धीरे धीरे गला देता है। तो यह जो गलना है, लोहे का गलना, यही कहलाता है संक्षारण, ठीक। अब इसमें जो जंग लगती है, कभी कभी जंग का सूत्र पूछ लिया जाता है, ठीक। जंग क्या है? तो जंग भूरे रंग का एक पदार्थ होता है, ठीक, जिसका सूत्र Fe2O3.XH2O होता है। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। जंग का सूत्र क्या है? Fe2O3.XH2O। अब इसके बाद बात करते हैं संक्षारण से हानियाँ क्या हैं। संक्षारण से हानि सबसे बड़ी ये होती है कि यह धीरे धीरे उस वस्तु को नष्ट कर देती है, ठीक। संक्षारण से सबसे बड़ी हानि ये होती है कि यह धीरे धीरे उस वस्तु को नष्ट कर देती है। जैसे लोहे में लगती है भूरे रंग की जंग। कापर जैसे देखा होगा पुराने समय के जो तांबे के सिक्के होते थे, जब कभी हम लोग इधर उधर पाते हैं तो उनमें हरे रंग की जंग लगी होती है। तो कापर पे किस रंग की जंग लगी होती है? हरे रंग की। और जो चांदी होती है, जैसे कभी कभी कोई कहता है, जैसे घर में मम्मी लोग कहते हैं कि चांदी बहुत काली पड़ जाती है। तो काली पड़ने का मतलब क्या है? वो वायु के जब संपर्क में आती है तो उसमें काले रंग की जंग चढ़ जाती है, काले रंग की परत चढ़ जाती है और यह काले रंग की जो परत है वो एक प्रकार से जंग है, ठीक। तो और ये जंग धीरे धीरे करती क्या है? ये जो लगती है तो ये धीरे धीरे उस वस्तु को नष्ट करने की प्रवृत्ति रखती है, यानी धीरे धीरे यह उस वस्तु को गला देती है, ठीक। तो ये तो हो गई संक्षारण से हानियाँ। अब संक्षारण से हानियाँ अगर हैं तो क्या इससे बचाव का कोई तरीका है? तो हाँ, इससे बचाव का तरीका भी है। जैसे कर सकते हैं तो सबसे पहला ग्रीस या तेल लगाकर, ठीक, किसी भी धातु को ग्रीस या तेल लगाकर हम बचा सकते हैं। दूसरा, पेंट करके, जैसे देखा होगा घरों में हम लोग लोहे के जो दरवाजे वगैरह होते हैं उनमें पेंट करके रखते हैं। क्यों? ताकि ये जो पेंट होता है वो धातु के ऊपर एक परत बना देता है और यह परत करती क्या है? यह उस धातु को वायु की नमी के संपर्क में आने से रोकती है, जिसकी वजह से जो दरवाज़ा है, गेट या कोई भी और वस्तु वो धीरे धीरे संक्षारित होने से बच जाती है। तीसरा यहाँ पे है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन यानी इसमें क्या जाता है? कोई धातु ले ली गई और उसको पिघला लिया गया और उसके बाद फिर विद्युत प्रवाहित करके उसका लेप चढ़ा दिया गया। तो ये प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। इसके बाद एक और प्रक्रिया होती है गैल्वेनीकरण, ठीक, गैल्वेनीकरण। इसमें क्या किया जाता है गैल्वेनीकरण में? तो गैल्वेनीकरण में क्या जाता है? इसमें
जस्ते की पतली परत, जैसे कभी देखा होगा जो इंडिया मार्क का जो हैंड जल पंप होते हैं, या जो घरों में जो पाइप पाइप होते हैं, जो वायरिंग वाले पहले सबमर्सिबल में चलते थे, तो ये जो पाइप होते हैं इनके ऊपर जस्ते की एक पतली परत चढ़ी होती है। तो ये जस्ते की जो पतली परत चढ़ाई कैसे जाती है, इसको पहले जस्ते को पिघला लिया जाता है और उसके बाद वस्तु को उसमें डुबो दिया जाता है। तो जब वस्तु को डुबो दिया जाता है तो जस्ते की एक पतली सी उस पर परत चढ़ जाती है, जिसकी वजह से वह वायु के संपर्क में या नमी के संपर्क में नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से उसका संक्षारण होना या क्षरण होना बंद हो जाता है। इसके बाद अब लास्ट एक और बचता है टॉपिक, जिसका नाम है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है? सामान्यतः प्रत्येक खाद्य पदार्थ का एक विशिष्ट स्वाद तथा गंध होती है। इस विशेष स्वाद या गंध अथवा दोनों के खराब होने को विकृत गंधिता कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग कोई चीज़ ज़्यादा दिनों तक या अधिक समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं, ठीक, तो उसे सुरक्षित रखने के लिए हमें कुछ न कुछ बाह्य कारक अपनाने पड़ते हैं, यानी कोई ना कोई बाह्य तरीका अपनाना पड़ता है, जिसकी वजह से हम उसे कई समय तक सुरक्षित रख सकें। कभी कभी देखा होगा हम लोग कहते हैं, जैसे जब कुरकुरे वगैरह लेते हैं तो उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस भरी होती है, और हम लोग क्या कहते हैं कि ये लोग गैस, वो चिप्स से ज़्यादा तो ये गैस बेचते हैं, और वो गैस भरी क्यों जाती है? वो उसमें गैस नाइट्रोजन गैस भरी होती है, और ये इसलिए भरी होती है ताकि विकृत गंधिता से प्रभावित ना हो। बात समझ में आई कि वो क्यों भरी होती थी गैस? वो इसीलिए भरी होती थी कि उसके स्वाद और गंध में कोई खराबी ना आए, और यदि स्वाद किसी खाद्य पदार्थ के स्वाद और गंध दोनों में से कोई एक खराब हो जाता है, तो या दोनों खराब हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं जो यह प्रक्रिया है, यानी खराब होना, यह विकृत गंधिता कहलाती है। इसीलिए जो पैकिंग वाले जो सामान होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि उन्हें अधिक समय तक सुरक्षित स्टोर करके रखा जा सके। तो इस तरह से ये हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ।